मेरा नाम फज्र है। बचपन से ही मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय हुआ था और इस रिश्ते में मेरी अम्मी और मेरी खाला दोनों की रजामंदी शामिल थी। लेकिन मेरे अब्बा इस रिश्ते पर राजी नहीं। वो क्यों नहीं राजी थे ये बात तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन अम्मा का ये कहना था क्योंकि मेरी खाला दूसरे शहर में रहती थी इसीलिए मेरे अब्बा इस रिश्ते पर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो मेरी शादी किसी दूसरे शहर में नहीं करवाना चाहते थे। हम लोग लाहौर शहर में रहते थे जबकि मेरी खाला कराची रहती थी। ऐसे में उनका घर हमारे घर से बहुत दूर था। लेकिन मुझे अब्बा के इनकार की वजह ये नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि इसके पीछे कोई और वजह है, मगर मैंने कभी भी अब्बा से इस बात का जिक्र नहीं किया था, ना उनसे कुछ पूछा था। अब्बा ने इनकार नहीं किया था, लेकिन अम्मा का कहना था कि वो इस रिश्ते पर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मेरे अब्बा मेरी शादी अपनी बहन के घर करना चाहते थे, यानी कि मेरी पुप्पो के बेटे के साथ मेरा रिश्ता करना चाहते थे। मेरी पुप्पो यहीं लाहौर में रहती थी, मगर अम्मी ने कहा था कि उन्होंने बचपन में ही अपनी बहन को हाँ कर दी है। ऐसे में अब वो उन्हें इनकार नहीं कर सकती, इसलिए अब्बा भी खामोश हो गए थे। उन्होंने अम्मी से मजीद इस बारे में कोई बात नहीं की। हम 2 बहनें थीं और हमारे 2 भाई थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जिसकी मंगनी हम लोगों ने उसकी पसंद से की थी। मेरे अब्बा उसकी पसंद की मंगनी करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मेरे भाई ने भी इस बात को अपनी जिद बना लिया था। उसका कहना था कि अगर वो शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, उसके अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करेगा। फिर मजबूरन मेरे अब्बा को भी उस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। पहले तो मेरे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। उनका इरादा था कि वो अपने भाई की बेटी से मेरे भाई का रिश्ता तय करेंगे, लेकिन भाई ने इनकार किया तो अब्बा ने उसे यही कहा था कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे उनकी बात माननी होगी, और अगर वो इस रिश्ते पर हाँ नहीं करेगा तो वो इस घर से जा सकता है। भाई भी जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अम्मा ने उसे अपने वास्ते देकर घर में रोक लिया और अब्बा से मिन्नत की थी कि इस तरह से जवान बेटे को घर से नहीं निकाल। मेरे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहीं पर एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। लड़की अच्छे घर की थी, मगर अब्बा मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत कोशिशों के बाद मेरी अम्मी ने और मेरे भाई ने अब्बा को इस रिश्ते के लिए राजी किया। अब्बा मान गए थे, लेकिन मेरी पुप्पो जब भी हमारे घर आती थी तो कोई ना कोई बात ऐसी करके जाती थी कि मेरे अब्बा का रवैया बिगड़ जाता था और उनका मूड खराब हो जाता, और वो मेरे भाई को इसी बात का ताना देते थे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, और भाई ने मेरे अब्बा की एक बात भी नहीं मानी थी। सब खानदान वालों के सामने उन्हें शर्मिंदा करवा दिया था, और सब लोग यही सोचेंगे कि मेरे अब्बा की अपने बच्चों पर इतनी भी नहीं चलती कि वो अपनी एक बात मनवा सकें। मगर खैर, मेरे भाई की मंगनी उसकी पसंद से हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा हो गया था। हम सब लोग घर में बहुत खुश थे, सिवाय अब्बा के, और पुप्पो का तो काम ही यही था। वो आए दिन कोई न कोई ऐसी बात करती रहती थी। अब हम लोगों से इस बात का बदला निकालती थी कि हम लोगों ने उनकी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता तय किया था, जबकि इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं था। हम घर वालों में से किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं था। वो तो भाई इस शादी के लिए राजी नहीं थे, तो हम लोग उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते थे, जबकि पुप्पो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। उनका मानना था अगर अम्मा चाहती तो जबरदस्ती भाई को इस रिश्ते पर राजी कर भी लेती, मगर उनका तो यही मानना था कि शायद हम सब लोग जानबूझ कर ये सब कर रहे हैं। वो मेरी अम्मी को भी कसूरवार ठहराती थी और यही कहती थी कि उन्होंने अपने बेटे की बात मानकर ठीक नहीं किया। खैर, जो कुछ भी था, जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। अपने भाई से छोटी मैं थी और मुझसे छोटी मेरी एक बहन और एक भाई और भी था। भाई की तो मंगनी हो चुकी थी और अब अब्बा का इरादा था कि वो हम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ करेंगे, और क्योंकि मेरी मंगनी बचपन में ही खाला के घर हो गई थी, इसीलिए मेरे अब्बा हम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ करने का इरादा रखते थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी कि अचानक से मेरे अब्बा ने मेरी खाला के घर मेरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। किसी को भी ये इनकार समझ नहीं आया था। मेरे अब्बा का कहना था कि वो मेरे लिए कोई और रिश्ता तलाश करेंगे और कहीं और मेरी शादी करेंगे, लेकिन वो मेरी खाला के घर मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। और इसकी वजह यही थी कि मेरी खाला की बेटी ने अपनी पसंद से लड़का पसंद करके शादी का फैसला किया था, और यही बात मेरे अब्बा को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी थी। उनका कहना था कि घर की बेटियां अपनी मर्जी से शादी करें, इस बात की इजाजत वो कभी भी देने के लिए ना तो तैयार थे और ना ही ऐसी किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार थे। मेरी खाला क्योंकि कराची शहर में रहती थी और उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी पसंद का इख्तियार दिया हुआ था। मेरी खाला कभी भी पुराने वक्तों की सोच रखने वाली खातून नहीं थी। उन्होंने खुद भी पसंद की शादी की थी और आगे भी वो यही चाहती थी कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, लेकिन मेरे अब्बा उसकी तरह की सोच नहीं रखते। वो तो मेरे भाई की पसंद की शादी पर राजी नहीं थे, तो वो किसी लड़की को किसी की पसंद करने की इजाजत कैसे दे सकते। यहाँ तक कि अब्बा ने हम पर भी बहुत सख्ती की हुई थी। हम बहनें भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी और कभी भी ना तो किसी सहेली के घर गई थी और ना ही कभी अब्बा ने हमें किसी सहेली को घर बुलाने की इजाजत दी थी। मेरे अब्बा शुरू से ही इस बात के सख्त खिलाफ थे और अब जैसे ही उन्हें ये बात मालूम हुई थी
کہ خالہ کی بڑی بیٹی نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور میری خالہ نے بھی اس رشتے پر ہاں کر دی، تو ابا نے میری شادی اس گھر میں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھائی اپنی بہن کو اتنی آزادی دے سکتا ہے، جو ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنی آزادی نہیں دے سکتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، میری خالہ کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، وہ سبھی لوگ بہت نیک اور اچھے تھے۔ ویسے بھی میری نظر میں کسی کو پسند کرنا کوئی جرم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ تھا۔ اس نے اپنی پسند ظاہر کی تھی اور خالہ لوگوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اسی بات کو جواز بنا کر ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جبکہ میری خالہ نے انہیں ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی، مگر ابا تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ تو پہلے اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں تھے اور اب انہیں ایک وجہ مل گئی تھی انکار کرنے کی، اور پھر اسی طرح سے 1 مہینہ پہلے ہی میرے ابا نے انکار کر دیا، اور اب ان کا یہی ارادہ تھا کہ وہ کوئی اور اچھا رشتہ دے کر میری شادی کروا دیں گے، جبکہ میں اپنی خالہ کے گھر شادی کرنے کے لیے راضی تھی، کیونکہ بچپن سے میں سنتی آ رہی تھی کہ میرا رشتہ میری خالہ کے گھر طے ہوا ہے۔ ایسے میں ان کے گھر زیادہ جاتی تو نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر میں ان کے بیٹے کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اور اب تو ذکر کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ابا کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ میں خاموش رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میری زندگی میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ابا میری زندگی کا کیا فیصلہ کریں گے۔ میں ان کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی کہ آنے والا وقت میرے لیے کس قسم کا ثابت ہوگا۔ میں نے اپنے لیے بہت دعا کی تھی، یہاں تک کہ میری امی نے اور بھائی نے بھی ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، جبکہ ابا نہ تو امی کی بات سننے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی بھائی کی تو وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ جب سے انہوں نے اپنی مرضی کی تھی، اس کے بعد تو ابا نے انہیں اہمیت دینا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس گھر میں تو موجود تھے، لیکن ابا اس سے کم ہی بات کرتے تھے، اور پھر گھر کے سارے فیصلے ابا کے اختیار میں ہوتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ میری اس بارے میں کیا رائے ہے، میں بھی ان کے فیصلے پر خاموش رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے رشتے والی خالہ نے میرے لیے ایک رشتہ دکھایا تھا۔ وہ لوگ اچھے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، لڑکا ایک ہی بھائی تھا اور اس کی ایک بہن تھی، جبکہ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنے ابا کا کاروبار وہ خود سنبھالتا تھا۔ میرے ابا کو وہ رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے مناسب لگا تھا، اور انہوں نے بنا کسی کی رائے لیے اور بنا کسی سے پوچھے میرا رشتہ وہاں پر پکا کر دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہی وہ بھائی کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیں گے۔ رشتے والے جب ہمارے گھر آئے تھے تو انہیں میں پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، پہلی بار میں ہی وہ رشتہ پکا کر کے چلے گئے تھے۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی 1 مہینے میں شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے ابا نے بھی بھائی کے ساتھ ہی میری تاریخ طے کر دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری خالہ تو شادی میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھیں، کیونکہ اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد وہ کیسے اس گھر میں آ سکتی تھی۔ میری امی نے بھی انہیں مجبور نہیں کیا تھا، امی سمجھ سکتی تھیں کہ ان کی بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں پریشان تھی۔ میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میں دل سے راضی نہیں تھی، لیکن ابا کو مجبور کرنے پر میں نے ہاں کر دی تھی، اور پھر اسی طرح سے مقررہ وقت پر میں شادی کر کے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں میرا شوہر اور میری ساس دونوں ہی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی میں اس گھر میں رہنے لگی۔ پھر میرا ان لوگوں میں دل لگ گیا تھا۔ میری نند بھی اچھی تھی، لیکن وہ لڑکی پورا وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں وغیرہ کرتی تھی، لیکن میری نند وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ جب کوئی کام ہوتا وہ اسی وقت کمرے سے باہر آتی تھی، اور جب میں شادی کر کے اس گھر میں گئی تھی دوسرے ہی دن وہ میرے کمرے میں آئی اور میری شادی کا لہنگا مجھ سے مانگنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میری نند میرے کمرے میں آتی اور میری شادی کا لہنگا مجھ سے مانگتی، مجھ سے یہی کہتی کہ بھابھی میں نے فوٹو شوٹ کرنا ہے، کچھ تصویریں بنانی ہیں اور اس کے بعد میں واپس کر دوں گی۔ میں بھی خاموشی سے اٹھا کر اسے دے دیتی، یہ سوچ کر کہ وہ چھوٹی ہے، ایسے میں اس کا دل کرتا ہوگا، اسی لیے تصویریں بنانے کے لیے وہ مجھ سے مانگتی ہے۔ میں اسے اٹھا کر دے دیتی اور وہ صبح روزانہ ہی 7 بجے وہ لہنگا مجھے واپس دے دیتی اور میں خاموشی سے اسے لے کر رکھ لیتی۔ ایک دن تو ایسا ہوا تھا، دوسرے دن ایسا ہوا تھا، لیکن میری نند روزانہ ہی ایسا کرنے لگی تھی۔ رات کو میرے کمرے میں آتی اور مجھ سے میرا لہنگا مانگتی۔ اب تو مجھے حیرت ہونے لگی تھی کہ تصویریں بنانے کے لیے اسے روزانہ لہنگے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک دن اس نے تصویریں بنا لی تھی، لیکن وہ تو روزانہ ہی مجھ سے مانگنے کے لیے آ جاتی تھی۔ میرے دل میں بہت سارے سوال تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات ہے جو وہ ہم لوگوں سے چھپا رہی ہے، مگر میری ساس نہ تو اس سے مجھے کچھ پوچھنے دیتی تھی
और ना ही खुद उससे पूछती थी, बल्कि मुझे यही कहती थी कि मैं खामोशी से अपना लहंगा उसे दे दिया करूं। वो बच्ची है, ना समझ है, इसीलिए उसका दिल करता है और वो ले जाती है। ये बात तो मुझे समझ आती थी कि एक दिन उसने शौक में लहंगा पहन लिया था, लेकिन रोज रात को लहंगा ले जाना, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। और ना मेरी सास उसे मुझे कोई बात करने देती थी और ना ही पूछने देती थी, जबकि मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी नंद जरूर रात में लहंगा पहनकर कुछ ऐसा करती थी जो हम लोगों से छुपा रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात को कमरे से बाहर निकलती तो मुझे अपनी नंद के कमरे से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती। जब मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो उसने भी कोई खास तवज्जो न दी और यही कहा कि सिर्फ एक लहंगा ही तो है, मैं उसे दे दिया करूं, ऐसे में ज्यादा सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है। उसने मुझसे यही कहा था कि मैं बिला वजह किसी बात को वजह बनाकर घर में कोई झगड़ा खड़ा न करूं, सिर्फ एक लहंगे की वजह से। अगर मैं अपनी नंद से कोई भी सवाल करती तो यकीनन मेरी सास को अच्छा न लगता और वो मुझसे नाराज हो जाती। इसीलिए मेरे शौहर ने मना किया था कि मैं घर में किसी से भी इस बारे में कोई बात न करूं और खामोश रहूं और खामोशी से अपना लहंगा दे दिया करूं। इसमें मेरा क्या जाता है। लेकिन मैं इस राज को जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। आखिरकार राज जानने के लिए मुझे उसके कमरे में मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर रखना पड़ा। जब अगली सुबह वीडियो देखी तो होश उड़ गए। वीडियो में तो मैं ही लग रही थी, क्योंकि मेरी नंद ने मेरा शादी का लिबास पहना था और उसके साथ उसने सारी ज्वेलरी वगैरह मेरी ही पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैं बहुत हैरान हुई थी और अगला मंजर मुझे और हैरान करने वाला था। मेरी नंद बंद संवर कर बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी और थोड़ी ही देर बाद गाने चलने लगी और मेरी नंद ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। वो अकेली नाच रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई और भी मौजूद है, जिसे वो तो देख सकती थी लेकिन मैं नहीं देख सकती थी। वो ऐसे इशारों से बातें कर रही थी और ऐसे कर रही थी जैसे उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई और वजूद मौजूद है, लेकिन वहाँ पर तो मुझे दिखने में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये सब कुछ क्या था। और फिर जब मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने शौहर को दिखाई तो मेरा शौहर खामोश हो गया। उसका कहना था कि पिछले कुछ सालों से उसकी बहन इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें करती है। उन्होंने इलाज करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है। वो खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक हो जाएगी और इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं था। बस वो खुद से बहुत सारी चीजें सोच लेती थी। मेरे शौहर ने ये सारी बात कहकर मुझे चुप करवा दिया, जबकि मैंने उससे यही कहा था कि उन्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। मगर उसने ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, छोटी सी बात है और खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब उसकी शादी करवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैं खामोश हो गई थी और दिन इसी तरह से गुजरने लगे। मेरा छोटा भाई अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वो मुझसे मिलने के लिए आता था, क्योंकि घर में मेरी सबसे ज्यादा उसी से बनती थी। वो अपना हर काम मुझसे ही करवाता था और जब से मेरी शादी हुई थी वो सबसे ज्यादा मेरे घर आया करता था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर गई थी तो मेरा भाई अपने कमरे में मौजूद था। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी की तस्वीर अपने मोबाइल में देख रहा था। जब मैंने देखा तो वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी नंद ही की थी। मेरे भाई का कहना था कि वो उससे अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनना था कि मैं परेशान हो गई थी। मैंने अपने भाई को तो उस वक्त कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी ऐसी लड़की से मेरे भाई की शादी हो जिसका दिमाग का कोई मसला हो और जो कि ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करती हो। मुझे वो लड़की कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगती थी, इसीलिए मैं कभी भी अपने भाई की शादी उससे नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन मेरे भाई का कहना था कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे इसी बात पर जोर दिया था कि मैं अपनी नंद की शादी अपने भाई से करवा दूं। मेरे शौहर का कहना था कि लड़कियां अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, ऐसे में मैं उसकी बहन की शादी नहीं करवा सकती। उसका कहना था कि शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे अपने भाई के साथ ये ज्यादती कर सकती थी। ये तो एक बात थी जो मैं जानती थी कि वो रात में मेरा दुल्हन का लिबास पहनकर अजीबोगरीब हरकतें करती थी। उसके अलावा उस लड़की में क्या क्या मसले मसाइल थे ये मैं नहीं जानती थी। ऐसे में मैं कभी भी उस रिश्ते के हक में नहीं थी। लेकिन मेरी अम्मा इस बारे में सोचने लगी थी। जब मैंने अम्मा से बात की थी और उन्हें सारी हकीकत खुलकर बता दी, उनसे यही कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई को इस बात का इल्म हुआ था तो उसने यही कहा था कि वो मेरी नंद से शादी करने के लिए तैयार है और उसे किसी बात से कोई एतराज नहीं। मैं जानती थी कि उस वक्त वो जज्बात में आकर फैसला कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाई की शादी अपनी नंद से करवा भी देती। लेकिन इससे पहले मुझे उस बात की हकीकत जाननी थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला था। मैं तो इतना जानती थी कि मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था और फिर मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की थी। मैंने उनसे यही कहा था कि अगर वो मुझे पूरी बात सच बता देंगी तो हो सकता है मैं इस बारे में या इस मामले में उनकी कोई मदद कर सकूं। मेरी सास पहले तो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और फिर जब मैंने यही कहा कि पूरी हकीकत जाने बगैर
कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। अगर तो वो मुझे मेरी नंद का असल मसला बता देंगी तो हो सकता है मैं उसकी शादी अपने भाई से करवा दूं। मेरी सास का कहना था कि ये बात बहुत पुरानी है, जब उनकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। वो अपने भाई के साथ स्कूल जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि उनका बेटा यानी कि मेरा शौहर बीमार हो गया और उस दिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी कि अपनी बेटी को अकेले स्कूल भेज दिया। वो छोटी थी, इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए छुट्टी के वक्त जहाँ पर सारे बच्चे स्कूल से बाहर आ गए थे वहीं पर वो स्कूल के वॉशरूम में थी। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वो वहीं पर बंद हो गई। उन्होंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। रात हो गई थी और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब उन्होंने इस आदमी से पूछा जो बच्चों को रोजाना लेकर आता था तो उसका कहना था कि वो बच्ची तो स्कूल से बाहर निकली ही नहीं थी, इसीलिए उसे ये लगा कि शायद उसके घर वाले उसे पहले ही अपने साथ ले गए होंगे। इसीलिए तो वो आखिर तक इंतजार करता रहा। जब पूरा स्कूल खाली हो गया तो उसने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और बाकी बच्चों को छोड़ने के लिए चला गया था। सब लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है इसे पहले ही कोई स्कूल से ले गया हो, लेकिन फिर अचानक से ही सबने ये सोचा था कि हो सकता है वो स्कूल से बाहर ना आई हो, ऐसे में वो स्कूल के अंदर ही मौजूद हो। लेकिन फिर इस बात पर हैरानी होती थी कि पूरा स्कूल तो खाली हो चुका था, ऐसे में उसका स्कूल में मौजूद होना नामुमकिन सी बात थी। मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए जब सब लोग वहां पर गए, पूरा स्कूल देखने में खाली था, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जब उन्होंने वहां के वॉशरूम देखने शुरू किए तो वहां पर उन्हें वो मिल गई थी। सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी वो बेहोश थी, शायद खौफ की वजह से ऐसा हुआ था। और फिर वो लोग उसे घर ले आए। उस दिन के बाद से वो कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी। सब लोगों को यही लगता था कि शायद इस वाकये की वजह से वो डर गई है, इसीलिए ना तो वो स्कूल जाती थी और ना ही घर से बाहर कहीं जाती थी। पूरा वक्त वो कमरे में बैठी रहती और अजीबोगरीब बातें करती थी। वो ऐसे कहती थी कि उसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद था, मगर सबको यही लगता था कि वो बच्ची है, डर की वजह से ऐसी बातें कहती है। और सब लोग उस बात को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये सारे वाकयात बढ़ते जा रहे थे। उसके कमरे में से किसी और के बोलने की आवाजें आती थी, उसके कमरे में से हंसने की, खेलने की आवाजें आती थी और सबसे ज्यादा गाना बजाने की आवाजें आती थी। जब उन्होंने इन सारी चीजों से तंग आकर एक पीर साहब से बात की, क्योंकि मामलात हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो पीर साहब का कहना था कि इस जगह से कोई जिनजात इसके पीछे पड़ गया है कि जो कि हिंदू है और अब वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़े। वही था जो हर रात उसे दुल्हन बनाकर उसके साथ डांस करता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था और अब वो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि अपनी बेटी की जान उससे छुड़वा सकें, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई थी और वो थक हार कर बैठ गए थे। कोई भी उनकी बेटी की पुरस्कार शख्सियत के बारे में पूछता तो वो यही कहकर टाल देते थे कि वो पिछले कुछ अरसे से ऐसी हो गई है, इसका इलाज चल रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। किसी को भी उन्होंने ये नहीं बताया था कि आखिर उसके साथ असल मसला क्या था। अब जबकि मुझे पूरी बात मालूम हो गई थी तो मेरे भाई ने यही कहा था। उसका कहना था कि वो हर हाल में उसका साथ देने के लिए तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो उस जिन जात से उसे आजाद करवा कर ही रहेगा और उसी से शादी करेगा। जब मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा भाई वाकई उससे मोहब्बत करता है तो मैं भी खामोश हो गई थी। मेरी नंद ने किसी पीर से बात की थी तो उसका कहना था कि उसका एक ही तरीका है। मेरी नंद अमावस की रात उस स्कूल में कैद हो गई थी और वहीं से वो जिनजाद उसके पीछे पड़ा था। पीर साहब का कहना था कि अमावस की रात को पिछले पहर ही मेरे भाई को उस स्कूल में जाना होगा और वहाँ के कच्चे मैदान से मट्टी लेनी होगी। उस मट्टी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे कब्रिस्तान आना होगा। कब्रिस्तान में उस मट्टी को दफन करना होगा। उसके बाद उसे घर वापस आना होगा और उसी रात मेरे भाई का उस लड़की से निकाह हो जाना चाहिए। ऐसे में वो जिनजात हमेशा के लिए उस लड़की का पीछा छोड़ देगा। ये काम बहुत खतरनाक था, लेकिन मेरे भाई का कहना था कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है और ये काम मेरे भाई को अकेले करना था, कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता था। मेरे भाई ने वैसा ही किया था जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। उसने उसी स्कूल से मट्टी ली थी और उस कब्रिस्तान में दफन कर दी और जब वो घर पहुंचा तो उसके कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। बहुत सारी चीजों ने उस पर हमला किया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा भाई खैर खैरियत से घर वापस आ गया था। उसी रात मेरे भाई का निकाह मेरी नंद से हो गया था और फिर उसके बाद वो जिनजाद हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल गया था। मेरी नंद दिखने में बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी थी। उसके बाद से वो मेरे भाई के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी थी, जबकि मेरी सास और मेरे शौहर का कहना था कि ये सब कुछ हमारी वजह से मुमकिन हुआ था। उसके बाद से उन्होंने मुझे घर में और भी अहमियत देनी शुरू कर दी थी।